ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो के निरंतर अध्ययन में प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है। प्लेटो एक आदर्श राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहता था। उस आदर्श राज्य की परिकल्पना में न्याय हो और वो न्याय एक शिक्षा के माध्यम से ही राज्य में प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत आदर्श राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए न्याय के साथ ही शिक्षा के साथ ही सामाजिक व्यवस्था में नवीन प्रयोग ही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है। प्लेटो का ये मानना था कि एक जो आदर्श शासक होता है, आदर्श राजा होता है, वो दो प्रकार की चीज़ें हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रथम कंचन और द्वितीय कामिनी, अर्थात कंचन और कामिनी का जो मोह होता है वो व्यक्ति को पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है। कंचन से तात्पर्य प्लेटो का संपत्ति से था और कामिनी से तात्पर्य प्लेटो का स्त्रियों से था। अर्थात अगर एक शासक के पास में संपत्ति होगी, एक शासक के पास में परिवार होगा, स्त्री होगी, निजी संपत्ति होगी, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन के अंतर्गत प्रभावित हो जाएगा। वो स्वयं पर ही ध्यान देगा, अपने राज्य पर ध्यान नहीं देगा, अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं देगा और ऐसी स्थिति में वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा। तो जब कोई राजा, कोई शासक अपने स्वार्थों की पूर्ति में ही रत रहता है और वो एक संपूर्ण जो एक राज्य रूपी परिवार है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो निश्चित रूप से वो शासक आदर्श नहीं हो सकता। प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, इसके पीछे उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, वो अपने गुरु की घटना से प्रभावित था, जिसके बारे में मैंने आपको न्याय सिद्धांत के अंतर्गत भी बताया था कि उनके गुरु सुकरात की 399 ईसा पूर्व में विष देकर हत्या करवा दी गई थी और प्लेटो के मन मस्तिष्क पर इस घटना का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। तो प्लेटो का ये सोचना कि अगर शासक में विवेक नहीं हो और शासक में शिक्षा नहीं हो या शासक में न्याय नहीं हो, तो ऐसे मनीषी रत्न को राज्य में अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अतः एक आदर्श शासक का निर्माण होना चाहिए, एक आदर्श राज्य का निर्माण होना चाहिए। वो आदर्श राज्य ऐसा हो जिसमें शासक के पास में ना तो किसी भी प्रकार की संपत्ति हो और ना किसी भी प्रकार का परिवार हो, अर्थात वो कंचन और कामिनी के मोह से बिल्कुल ही मुक्त हो। दूसरी जो अपन देखेंगे कि प्लेटो ने साम्यवाद के दो प्रकार बताए हैं। एक तो है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है स्त्रियों का साम्यवाद। सबसे पहले हम संपत्ति के साम्यवाद को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में जानेंगे कि संपत्ति का साम्यवाद क्या है। जैसा भी मैंने आपको कहा कि व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें हैं, वो उसे पूर्ण रूप से प्रभावित कर देती हैं। एक तो संपत्ति और दूसरा परिवार। तो प्लेटो ने माना था कि कंचन अर्थात संपत्ति है, उसे शासक को बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए या शासक के पास में संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके संबंध में उन्होंने 3 प्रकार की विशेषताएं हैं वो बताई हैं। प्लेटो का ये कहना था कि ये जो संपत्ति का साम्यवाद है ये केवल अभिजात वर्गीय है। अर्थात प्लेटो ये कहता था कि समाज में 3 प्रकार के वर्ग होते हैं और वो जो 3 प्रकार के वर्ग हैं वो मानवीय आत्मा से बने हुए होते हैं। एक होता है विवेक, दूसरा होता है साहस और तीसरा होता है तृष्णा। इन तीनों से ही 3 प्रकार के जो
वर्ग हैं वो बनते हैं, जिनमें विवेक होता है वो शासक होते हैं, जिनमें साहस होता है वो सैनिक होते हैं, और जहाँ तृष्णा होती है वहाँ पर उत्पादक वर्ग बनता है। मानवीय आत्मा में 3 प्रकार के तत्व होते हैं और उनसे समाज में 3 प्रकार के वर्गों का निर्माण हो जाता है। तो हम जब यहाँ समाज में 3 प्रकार के वर्गों को देख रहे हैं, तो प्लेटो ने जो अपनी संपत्ति का साम्यवाद बताया है वो केवल अभिजात वर्गीय बताया है। अर्थात प्लेटो का साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, वो उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। अर्थात ये जो समाज में 2 वर्ग हैं, इनको उन्होंने संरक्षक वर्ग या अभिजात वर्ग की संज्ञा प्रदान की है और कहा है कि ये समाज के जो 2 वर्ग हैं उन्हीं के लिए संपत्ति का साम्यवाद लागू होगा। तीसरे वर्ग अर्थात उत्पादक वर्ग के लिए संपत्ति का साम्यवाद लागू नहीं होगा, क्योंकि शासन करना इन्हीं का काम है, सुरक्षा करना इन्हीं का काम है। उत्पादक वर्ग की शासन में भूमिका नहीं है। दूसरा जो विशेषता इसमें वो है तपस्यात्मक। प्लेटो का जो शासक होगा, आदर्श राजा होगा, वो एक साधु संत की भांति जीवन व्यतीत करेगा। स्पष्टता हो चुका है कि जिस शासक के पास में संपत्ति नहीं होगी, जिस शासक के पास में परिवार नहीं होगा, जो शासक संपूर्ण प्रजा को या राज्य के प्रजा को अपना परिवार मानेगा, वो शासक एक साधु सन्यासी की भांति अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर दूसरी विशेषता संपत्ति के साम्यवाद की आती है कि प्लेटो का साम्यवाद तपस्यात्मक है। इसमें शासक को पूरी तरीके से एक तपस्या रूपी अपने जीवन को जीना पड़ता है, अर्थात वो पूरी तरीके से संपत्ति से मुक्त है। तीसरी जो विशेषता इसमें वो आती है राजनीतिक साम्यवाद। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो राजनीतिक है। 2 प्रकार की बातें आती हैं कि एक तो आती है यहाँ पर आर्थिक की और दूसरी आती है यहाँ पर राजनीतिक की। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो इकोनॉमिक पावर है वो पूरी तरीके से उत्पादक वर्ग के पास में, और जो पॉलिटिकल पावर है वो पूरी तरीके से विवेक के पास में, शासक वर्ग के पास में। तो चूंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि प्लेटो का साम्यवाद है वो शासक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। तो इसी वजह से तीसरी विशेषता इसमें ये कही जा सकती है कि प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक न होकर राजनीतिक है। अर्थात आर्थिक रूप से जो साम्यवादी व्यवस्था है उससे उसको बिल्कुल ही दूर कर दिया गया है और राजनीतिक रूप से ही अर्थात एक शासक वर्ग के ऊपर ही उसको पूरी तरीके से लागू किया है। अब एक बात यहाँ जो सोशल सिस्टम है उसके संबंध में ये निकल कर आती है कि अगर शासक वर्ग के पास में संपत्ति नहीं रहेगी और सारी संपत्ति उत्पादक वर्ग के पास में रहेगी तो समाज के अंतर्गत तो विभेद उत्पन्न हो जाएगा। समाज के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से असमानता व्याप्त हो जाएगी। तो इसके लिए प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि शासक का दायित्व पूरी तरीके से उसमें कह दिया है कि एक शासक को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर इस उत्पादक वर्ग के किसी भी वर्ग के पास में, अर्थात उत्पादक वर्ग में हम शिल्पियों को देखते हैं, कारीगर को देखते हैं, मजदूरों को देखते हैं, ये जो सारा का सारा वर्ग है ये उत्पादक वर्ग में ही आता है, ये व्यापारी वर्ग को देखते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, शिल्पी है, कारीगर है, नाविक है, ये जो सारे के सारे ऐसे वर्ग हैं ये अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, अपने अपने काम को करें। एक तो शासक का ये दायित्व होगा वो ये देखे कि कोई समाज का कोई भी जो उत्पादक वर्ग है उसमें जितने वर्ग बने हुए हैं वो अपने कार्यों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि मान लो ये व्यापारी वर्ग है और व्यापारी वर्ग में किसी एक व्यक्ति के पास में अधिक संपत्ति आ जाती है और दूसरे व्यक्ति के पास में संपत्ति नहीं है, तो शासक को चाहिए कि जिसके पास में अधिक संपत्ति है उससे ले और जिसके पास में नहीं है उसको दे। ऐसी स्थिति में समाज के अंतर्गत आर्थिक रूप से समानता होगी और वहाँ पर एक न्याय की जो बात है वो स्थापित होगी। तो न्यायपूर्ण व्यवस्था भी, जैसे शुरू में मैंने आपको कहा कि न्याय
अर्थात जिसके पास में शिक्षा है, विवेक है, वही क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो उस रूप में यहाँ स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि एक तो जो भी वर्ग है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, वो दूर नहीं जाएगा। जैसे उन्होंने कह दिया इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कि एक कुम्हार है, वो कुम्हार के काम कोई करे, वो दूसरे प्रकार के काम को नहीं करे। एक तो वो अगर इसी प्रकार के काम को करेगा तो श्रम का विभाजन हो जाएगा, अपनी दायित्व को समझेगा, समाज में उसको क्या भूमिका निभानी है उसको समझेगा, और साथ साथ में अगर मान लो उसके पास में ज़्यादा आ जाएगा तो उससे लेकर और किसी दूसरे वर्ग को उसको दे देगा, तो समाज में आर्थिक रूप से समानता बनी रहेगी और दायित्वों का निर्वहन भी सभी वर्गों के द्वारा सही प्रकार से चलता रहेगा। ये प्लेटो का साम्यवाद था। इसके जो आलोचना के रूप में इतना कहा जा सकता है कि प्लेटो ने समाज में जो तीन वर्ग बनाए, इन तीनों ही वर्गों में मान लो एक प्रचार की वस्तु बनाना या इसको खुली वस्तु बनाना, ये भी एक अशोभनीय बात है कि किस प्रकार से एक स्त्री है वो सभी पुरुषों के साथ में संभोग कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरी बात उन्होंने कही है तो इसकी भी आलोचना की गई है। तीसरी जो बात यहाँ पर की गई है वो है कि हम चाहे भारतीय समाज को देखते हैं चाहे पाश्चात्य समाज को देखते हैं, तो विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसको सारे समाज मानते हैं। और अगर मान लो एक स्त्री और पुरुष, या हम ये कहें कि एक शासक स्त्री और शासक पुरुष आपस में विवाह न करें, तो ये भी एक अनुचित है। अगर विवाह के बगैर किसी भी प्रकार से समाज में इस प्रकार का कृत्य होता है, सहवास होता है, संभोग की प्रक्रिया होती है, तो समाज उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो इस रूप में प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद संबंधी सिद्धांत है उसकी आलोचना हुई है। आज प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को अपन ने जाना। नेक्स्ट प्लेटो की रिपब्लिक के अंतर्गत अपन और भी सिद्धांतों को जानेंगे। आप क्रमबद्ध देखते रहिएगा। धन्यवाद।